Hello students, warmly welcome to all of you in Biology Smart classes. Students, in this section we will learn the structural and functional unit of testes is known as seminiferous tubule. Students, in this section आज के section में हम लोग learn करेंगे testes का structural and functional unit seminiferous tubules के बारे में. So let's start. The structural and functional unit of testes is known as the seminiferous tubules, which are located inside the testes in the testicular lobules. Seminiferous tubule. Seminiferous tubules. Students, the seminiferous tubules are convoluted, coiled structure, which are located inside the testicular lobules, Students, ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो टेस्टिस के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या होते हैं? ये छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं. उन चैम्बर्स के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं अपना प्लेस लेते हैं. तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की जो लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली ये 70 सेंटीमीटर होते हैं. जब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर एंटर करते हैं तो ये एक लूप जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो ये इनके जो लूप होंगे वो 2 या 3 होंगे. कहने का मीन्स है कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर एंटर करेगा इन दिस टाइप, लुक एट द डायग्राम केयरफुली. ये लूप जैसा स्ट्रक्चर है. तो ये लूप जब जैसे ही बाहर की तरफ निकलेगा तो एक बिल्कुल स्ट्रेट नैरो सी डक्ट बना लेता है. स्ट्रेट नैरो सी डक्ट. इसके लोब्यूल कितने होंगे? 2 होंगे या तो 3 होंगे. तो ये जो नैरो डक्ट होगी और ये नैरो डक्ट कहलाती है ट्यूबुलाई रेक्टाई. Let me label here tubuli recti. मैंने आपको बताया कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो होते हैं वो टेस्टिस के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सिचुएटेड होते हैं. तो वो जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं तो उनके अंदर ये लूप जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इनके जो लूप होंगे 2 से लेकर 3 तक रहते हैं. और ये जब बाहर की तरफ ये निकलते हैं तो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, एक नैरो सी डक्ट सीधी सी बनाएंगे और वो डक्ट कहलाती ट्यूबुलाई रेक्टाई. स्टूडेंट्स, ये जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की जो वॉल होती है वो मेनली 3 लेयर से मिलकर बनी होती है. तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की जो वॉल है वो मेनली 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है. सो द लेयर ऑफ द वॉल, फर्स्ट लेयर जो होती है वो आउटर कैप्सूल बना रही है. आउटर कैप्सूल. दिस कैप्सूल इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिका प्रोप्रिया. Tunica propria is made of elastic connective tissue. Elastic connective tissue. Students, मैंने आपको बताया कि जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होता है तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की जो वॉल होती है वो मेनली 3 लेयर से मिलकर बनी होती है. तो जिसकी फर्स्ट लेयर होगी वो आउटर कैप्सूल होती जिसे हम ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं. तो ये ट्यूनिका प्रोप्रिया जो होती है कि इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती. नाउ अब इसकी जो सेकेंड लेयर होगी, सेकेंड लेयर thin homogeneous basement membrane की thin basement membrane, that means homogeneous बेसमेंट मेम्ब्रेन की बनी होती है. और इंटरनली जो इसकी मेन लेयर होगी फाइनली ये कॉम्प्लेक्स stratified complex
स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम की बनी होती है। ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटिफाइड जो इपिथेलियम है इसके बनने में दो टाइप की सेल्स पार्टिसिपेट करेंगी और ये इसमें मेन दो सेल प्रेजेंट होती हैं। कहने का मीन से जो हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम होता है तो इसमें दो टाइप की सेल्स होती है ना। अब इसमें से कॉम्प्लेक्स जो हमारा स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम है तो इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें दो टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। तो पहली इसकी जो सेल्स होती है वो कहलाती है जर्म सेल, germ cells also called spermatogenic cell एंड ये सेल फॉलिक्यूलर सेल भी कहलाती है। फॉलिक्यूलर सेल जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती हैं स्टूडेंट्स, और इन्हीं से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जो स्पर्मेटोजेनिक सेल है इन्हीं से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब सेकेंड जो सेल होती हैं उन सेल को हम कहते हैं सेरेटोली सेल। नाउ वी कॉल सेरेटोली सेल्स। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन स्टूडेंट्स। अब हम इसमें से डिस्कस करेंगे जर्म सेल्स दैट मीन स्पर्मेटोजेनिक सेल्स एंड फॉलिक्यूलर सेल्स के बारे में। तो जो हमारी स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती हैं तो ये स्पर्मेटोजेनिक सेल जो होती हैं वो सेरेटोली सेल्स के, देखिए जब सेरेटोली सेल्स बीच बीच में प्रेजेंट होती हैं तो स्पर्मेटोजेनिक सेल जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं कहाँ पर, जो इसकी इंटरनली लेयर होती है। तो ये जितनी हमारी ये लेयर बनती हुई कंटिन्यू चली जा रही है तो ये लेयर कितनी बनेंगी, देखिए ये 4 से लेकर 8 तक लेयर कंटिन्यू बनती हुई चली जाएगी। लुक एट द डायग्राम हियर, सेक्शनल व्यू। स्टूडेंट देखिए यहाँ से लेयर फॉर्मेशन कंटिन्यू हो रहा है इस पर मैटोजेनिक सेल्स का 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू बनते चले जा रहे हैं और इसके बीच बीच में देखिए इसके बीच बीच में एसोसिएशन जो है वो सेरेटोली सेल्स का है। ये सेरेटोली सेल्स का एसोसिएशन है। जो ये सेरेटोली सेल्स होती हैं इन्हीं के साथ में कंप्लीट एसोसिएटेड है साइटोप्लाज्मिक एसोसिएशन के थ्रू और ये इनको नरिश करती रहती हैं। तो ये जो हमारी स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती हैं तो ये जो चिल्ड्रन होते हैं छोटे बच्चे तो उनमें ये प्रिमिटिव स्टेज में होती, दैट मीन्स ये नॉन फंक्शनल होती हैं। तो इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं और ये धीरे धीरे इनमें ग्रोथ होती जाएगी, बट इनकी मैच्योरिटी जो होती है वो प्यूबर्टी के टाइम पर ही आती है। तो प्यूबर्टी के टाइम पर आएगी तभी ये सेल जो होती हैं ये धीरे धीरे एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएंगी। दैट मीन्स क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा और ये सेल जो होंगी धीरे धीरे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होते हुए स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इसका मीन्स है कि जो चिल्ड्रन होते हैं तो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन धीरे धीरे ग्रोथ तो करते हैं बट वो मैच्योर नहीं होते हैं और तब तक वो नॉन फंक्शनल रहते हैं। तो ये इस पर मैटोजेनिक सेल्स होती हैं तो इनको एक्टिव करने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स प्रोड्यूस होगा। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जब प्रोड्यूस होगा तो ये बिल्कुल पहले तो ये लिटिल अमाउंट में बनेगा, फिर जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होगी तो इसकी क्वांटिटी जो होगी बढ़ जाएगी और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो होगा वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो और ये जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं तो इनका जो मैच्योरेशन डे है ये 74 डेज के अंदर 74 डेज के अंदर ये कंप्लीट मैच्योर हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये जो जर्म सेल्स हैं इनके बारे में समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती है तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की वॉल में 3 लेयर होती हैं। तो जो इनकी बाहर की तरफ वॉल होती है वो आउटर कैप्सूल बनाती है जिसे हम ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं। वो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। फिर उसके बाद में जो सेकंड लेयर होती है वो थिन होमोजेनस बेसमेंट मेम्ब्रेन की बनी होती है। फिर उसके बाद में जो मेन लेयर होती है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटिफाइड इपिथेलियम की बनी होती है और इस इपिथेलियम में 2 टाइप की सेल्स होती हैं। तो पहली सेल जो होती है वो जर्म सेल्स होती है और इसे हम स्पर्मेटोजेनिक सेल्स कहते हैं या इसे फॉलिकुलर सेल भी कहलाते हैं। तो ये जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती है इन्हीं सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो अब ये जो सेरेटोली सेल्स होती हैं इसका मीन्स है कि जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती हैं वो आपस में 4 to 8 लेयर्स बनाती चली जाएंगी और कंप्लीटली जो होंगी सेरेटोली सेल्स के साथ में अटैच होते हुए सीधे चली जाती हैं। तो सेरेटोली सेल जो होती हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को ये नरिश करती रहती है और ये धीरे धीरे ग्रो होते हुए आगे बढ़ जाती हैं। अब इसके बाद में स्टूडेंट हम सेल डिस्कस करेंगे सेरेटोली सेल्स के बारे में। जो सेरेटोली सेल्स होती हैं स्टूडेंट, तो ये सेरेटोली सेल जो होती हैं ये
सपोर्टिंग सेल्स होती हैं, सपोर्टिंग सेल्स होती हैं जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स को सपोर्ट कर रही हैं। तो ये इनको सपोर्टिंग सेल भी कहते हैं। और ये सपोर्टिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्पर्मेटोजेनिक सेल जो होती हैं इनको ये सपोर्ट कर रही हैं और इन्हीं के साथ में ये एसोसिएटेड है और इन्हीं सेल्स को नरिशमेंट कर रही हैं, जो यूजफुल सब्सटेंसेस है इनको सप्लाई कर रही हैं। तो इसीलिए सेटोली सेल्स को हम नर्स सेल भी कहते हैं, नर्स सेल भी कहते हैं। एंड सेटोली सेल्स ऑल्सो कॉल्ड स्टूडेंट सस्टेंटाक्यूलर सेल्स। स्टूडेंट जो सेटोली सेल्स होती हैं वो सस्टेंटाक्यूलर सेल्स भी कहलाती हैं। तो ये जो स्टूडेंट जो सेटोली सेल्स होती हैं इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो ये सेटोली सेल्स क्या करती हैं? जो अभी मैंने आपको बताया था कि सेटोली सेल जो होती हैं वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन दैट मीन जो मेल हार्मोन्स प्रोड्यूस होगा तो मेल हार्मोन्स का ये बाइंड करने का काम करती हैं। तो जो एंड्रोजन प्रोटीन होगी तो इसको ये बाइंड कर देती हैं सेटोली सेल्स। और ये कैसे बाइंड करेंगी? तो इसका देखिए, इसमें आपको याद रखना है कि सेटोली सेल्स क्या क्या फंक्शन करती। तो सेटोली सेल्स को मैंने बताया कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स को बांध देती है। तो इसको बांधेंगी तो अब इसके बाद में जो एंड्रोजन प्रोटीन्स होगी वो एस्ट्रोजन्स में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड्रोजन जो होगा वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू द हेल्प ऑफ, कहने का मीन्स है कि सेटोली सेल जो होती हैं एक एंजाइम्स को सेक्रेट करेंगी। तो ये एंजाइम कहलाएगा एरोमाटेज। ये एरोमाटेज एंजाइम्स को सेक्रेट करेंगी और ये एंजाइम जो होगा एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगी। तो एंड्रोजन क्या होता है? ये मेल हार्मोन्स होता है और ये एस्ट्रोजन होता है। तो एस्ट्रोजन जो होता है फीमेल हार्मोन होता है। ये लिटिल क्वांटिटी में मेल की बॉडी में बनता है बट ये नेग्लिजिबल है नाउ अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमने बताया कि ये सेटोली सेल्स क्या क्या काम करती हैं। फिर उसके बाद में सेटोली सेल्स एक काम और करती हैं, एक लिटिल अमाउंट में इनहिबिन हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती हैं। इनहिबिन हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं। तो ये इनहिबिन हार्मोन जो है बिल्कुल लिटिल अमाउंट में सेक्रेट होगा और जो टेस्टोस्टेरोन है तो उसकी ओवर रिएक्टिविटी को ये रेगुलेट करेंगी, ओवर रिएक्टिविटी को रेगुलेट करती हैं। किसके? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की ओवर रिएक्टिविटी को रेगुलेट करने का काम करती। तो ये भी सेटोली सेल से ही सेक्रेट हो रहा है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे जो भाई सेटोली सेल्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ से जो सेक्शनल व्यू बना हुआ है तो सेक्शनल व्यू किसका है? सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स का है। तो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के आउटर साइड में एक छोटी सी लिटिल कैविटी बन जाती है। उस कैविटी का नाम होगा इंटरसिस्टिशियल कैविटी और उस कैविटी के अंदर इंटरसिस्टिशियल सेल प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम लीडिंग सेल्स कहते हैं। लेट मी राइट हियर, लीडिंग सेल्स कहते हैं। तो ये सेल जो होती हैं स्टूडेंट्स, जो लीडिंग सेल्स होती हैं ये पहले देखिए ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का प्रोड्यूस कर रही है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है इन्हीं सेल्स से सेक्रेट हो रहा है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये हार्मोन जो होता है एक टाइप का स्टेरॉइड हार्मोन्स है और ये फीटल लाइफ में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि फीटल लाइफ में लिटिल अमाउंट थोड़ा सा बन जाता है और जिसकी वजह से टेस्टिस जो होते हैं सीधे एब्डोमिनल कैविटी से धीरे धीरे माइग्रेट करते हुए स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का जो मेन रोल है तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के में रोल निभाता है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है तो इसका जो मेन फंक्शन है वो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो सेल होती हैं तो जब प्यूबर्टी मेल में स्टार्ट होगी तो ये सेल क्या हो रही धीरे धीरे मैच्योर होने लगेंगी और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मीन्स है कि जो इनकी स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती हैं तो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगी कई स्टेजेस में। देखिएगा स्पर्मेटोजेनिक सेल्स ये कन्वर्ट हो रही है प्राइमरी स्पर्मेटो
स्पर्मेटोसाइट्स में, फिर सेकेंडरी में, फिर लास्ट में स्पर्मेटो जो हुआ, दैट मीन्स क्या कि स्पर्मेटिड है और ये स्पर्मेटिड जो होंगे कंप्लीट स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मेन रोल जो है टेस्टोस्टेरोन का किसमें है, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में। तो जो हमारा ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है तो ये दो टाइप का होता है जिनके बारे में अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो कहाँ सेक्रेट हो रहा है, तो मैंने बताया कि जो हमारी सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स होती हैं तो उनके बाहर एक छोटे सी एक कैविटी होती, उस कैविटी का नाम होगा इंटरस्टिशियल कैविटी और उस कैविटी के अंदर सेल होती हैं जिनका नाम होगा लीडिंग सेल। तो ये सेल जो होती टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सेक्रेट करती हैं। तो ये हार्मोन जो होता है फीटस लाइफ में ही थोड़ा सेक्रेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये टेस्टिस जो होंगे एब्डोमिनल कैविटी से धीरे धीरे माइग्रेट करते हुए वो स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। और ये मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में तो मेन इसका रोल है और स्पर्मेटोजेनेसिस में तो पूरा रोल ये प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती है वो स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो रही है और वो उससे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब इसमें से स्टूडेंट्स हम ध्यान देंगे कि जो हमारी सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स हैं तो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के अंदर हैं ब्लड बैरियर्स, ब्लड बैरियर्स, ब्लड बैरियर्स, ब्लड बैरियर्स। स्टूडेंट्स, ये ब्लड बैरियर क्या होते हैं? ब्लड बैरियर इज द मैकेनिकल बैरियर दैट सेपरेट द ब्लड फ्रॉम द सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स। तो ये ब्लड बैरियर जो होते हैं एक टाइप के मैकेनिकल बैरियर होते हैं जो ब्लड को सेमिनिफेस ट्यूब्यूल से सेपरेट कर देते हैं। तो ये जो ब्लड बैरियर होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये जो ब्लड बैरियर होते हैं ये टाइटली, जब हमारी सेटोइड सेल्स एक दूसरे में टाइटली एसोसिएटेड होंगी तो उनके जंक्शंस के बीच में, उनके जंक्शन के बीच में ये ब्लड बैरियर जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, ये ब्लड बैरियर जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। तो ब्लड बैरियर क्या होते हैं कि मैंने बताया कि ब्लड बैरियर इज द मैकेनिकल बैरियर दैट सेपरेट द ब्लड फ्रॉम द सेमिनिफेस ट्यूब्यूल। तो ये सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स को से ये ब्लड बैरियर जो होते हैं वहाँ ब्लड को सेपरेट कर रहे हैं। तो ये ब्लड बैरियर क्या करते हैं? तो ये ब्लड बैरियर जो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और उसके बाद में जो हमारा ऑटो इम्यूनो सिस्टम है, ऑटो इम्यूनो सिस्टम को ये प्रिवेंट कर रहे हैं। तो ये ऑटो इम्यूनो जो सिस्टम है तो उसमें भी ये प्रिवेंट कर रहे हैं और इसका मीन्स है कि जो हमारे ब्लड बैरियर है कुछ हमारे ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को प्रिवेंट कर रहे हैं स्पर्म में जाने के लिए। उसमें हम जैसे जाते हैं तो जैसे मान लो कि लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, ये पॉलीपेप्टाइड हो गया, तो इसको जाने से इसको प्रिवेंट कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में। तो अगर ये इसको प्रिवेंट कर रहे हैं, अब उसके बाद में कुछ ऐसे यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जिनको ये सप्लाई कर रहा है, दैट मीन्स ये न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स को ब्लड के थ्रू सीधे स्पर्म्स को दे रहा है और ये स्पर्मेटोजेनिक जो सेल्स होती हैं धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं। Now again student repeat the structure of seminiferous tubule. Structure of seminiferous tubule. Student, the seminiferous tubules are seminiferous tubules. Seminiferous tubules are convoluted tubules and coiled structures which takes place inside the testis in the testicular lobules measuring about 70 centimeter. 70 सेंटीमीटर। मैंने बताया कि जो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स होते हैं तो ये क्या होते हैं? कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होते हैं जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सिचुएटेड होते हैं और इनकी जो लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 70 सेंटीमीटर होती है। स्टूडेंट, जैसे ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर इनकी एंट्री होती है तो एक लूप जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं इन दिस वे, देखिए ऐसे, और बाहर की तरफ जब निकलेंगे तो एक नैरो सी डक्ट बना लेंगे और ये डक्ट बिल्कुल स्ट्रेट होगी। तो और ये डक्ट कहलाती है ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई। स्टूडेंट, जो ट्यूबुलाई रेक्टाई होती है आगे बढ़ने के बाद में बिल्कुल एक डेंस नेटवर्क बना लेती है। ये डेंस नेटवर्क है, दिस डेंस नेटवर्क इज नोन एज रेटे टेस्टिस। ये रेटे टेस्टिस है, रेटे टेस्टिस है। तो ये रेटे टेस्टिस ऐसे बनते हुए चले जाएंगे। फिर आगे जाने के बाद में 10 to 15 अगेन यहाँ से another duct arising करेंगे, this duct is known as the vasa effrancia, this duct is known as the vasa effrancia, this duct is known as the vasa effrancia, ये वॉसा इफ्रांसिया है। एंड वॉसा इफ्रांसिया जो होंगे ये सुपर क्वाड स्ट्रक्चर, दैट मीन्स एपिडिडाइमस से ये कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मीन्स है कि जो वॉसा इफ्रांसिया है वो किससे कनेक्टेड हो रहे हैं? एपिडिडाइमस में कनेक्ट हो रहे हैं और एपिडिडाइमस जो होता है वो
कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है स्टूडेंट्स? स्पर्म का प्रोडक्शन जो है सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रहा है। तो स्पर्म जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? सेमिनिफेस ट्यूब्यूल से कर रहा है। तो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, दैट मींस फॉलिकुलर सेल्स या जर्म सेल्स हैं, तो ये सेल क्या कर रही है? स्पर्म को बना रही है। तो स्पर्म बन रहा है। अब स्पर्म बनने के बाद में देखिए यहां से ट्रेवल हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू। अब कहां पर आएगा स्पर्म? धीरे धीरे यहां से देखिए आगे धीरे धीरे यहां से मूव कर रहा है। इसके अंदर सर्कुलर टाइप की मसल्स होती हैं। ये सर्कुलर टाइप जो मसल्स होती है धीरे धीरे इसको मूव करते हुए ये कहां ले आएंगी? ये नेटवर्क में ले आएंगी। तो ये नेटवर्क क्या है? रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस इसके अंदर स्टूडेंट ये भी एक टाइप का एपिथेलियम होता है जिसका नाम होता है सीडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सीडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। तो ये एपिथेलियम क्या करेगा? धीरे धीरे मूव करते हुए, तो पहले हमारे स्पर्म कहां बन रहे हैं? सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स में। तो ये नॉन मोटाइल है और धीरे धीरे मूव करते हुए ये नेटवर्क में आ जाते हैं। तो ये नेटवर्क क्या है? रेटिटेस्टिस है। फिर रेटिटेस्टिस में धीरे धीरे मूव करते हुए वॉसा इफ्रांशिया में आ जाते हैं। दैट मीन्स स्पर्म धीरे धीरे यहाँ से ग्रूविंग कर रहा है लेकिन मोटिलिटी यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो जब ये वॉस इफ्रांशिया में आएंगे तो वॉस इफ्रांशिया से सीधे कहाँ चला जाएगा? एपिडिडाइमस में। तो एपिडिडाइमस में स्पर्म थोड़ा सा लिटरली जो होगा लिटिल अमाउंट में या थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा मोटिलिटी सीख लेते हैं लेकिन वो आगे चलना स्टार्ट नहीं करते हैं। तो इसी के अंदर एपिडिडाइमस के अंदर स्टोरेज होता रहेगा और ये इसको नरिश करता रहेगा और आगे इसी के अंदर स्टोर हो जाएगा। और फिर इसके बाद में आगे देखिए जो एपिडाइमस का लास्ट पार्ट है तो मैंने बताया था एक आगे जाके वो नैरो हो जाएगा, वो वॉस डिफरेंस में। तो वॉस डिफरेंस में आएगा। वॉस डिफरेंस से सीधे कहां पहुंचेगा? एक्जाकुलेटरी डक्ट में। एक्जाकुलेटरी से जो मेल का यूरेथ्रा होगा और वहां पे एसोसिएटेड ग्लैंड्स लगी हुई जो सीमेन का फॉर्मेशन कर रही है। तो सीमेन के साथ में ये उसी में जुड़ जाएगा और उसी में कोएगुलेट हो जाएगा। सीधे फिनाल जो फीमेल होगी उसकी जेनिटल ट्रैक्ट में जाके वहां पर ये चला जाएगा और वहां पे कंप्लीट मोटाइल हो जाएगा। तो स्पर्म अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट करेगा? सेमिनिफेस ट्यूब्यूल से। तो सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। देन कहां आएंगे हमारे स्पर्म? ट्यूबुलाई रेक्टाई में। ट्यूबुलाई रेक्टाई में। फिर स्टूडेंट्स हमारे स्पर्म कहाँ आएंगे? नेटवर्क में। तो ये नेटवर्क क्या है? रेटिटेस्टिस। फिर स्पर्म अपनी जर्नी कहाँ पूरा करेगा? फिर आएगा वॉसा इफ्रांशिया में। वॉसा इफ्रांशिया के बाद में स्पर्म कहाँ स्टोर होगा? कम से कम 1 महीने तक यहाँ पर स्पर्म जो होंगे वो इकट्ठा रहेंगे और स्टोरेज रहेंगे और नरिश रहते रहेंगे यहाँ पर। तो ये क्या होगा? ये कहलाएगा एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस में स्टोरेज हो जाएगा। अब उसके बाद में वॉस डिफरेंस में आएगा। वॉस डिफरेंस से एक्जाकुलेटरी डक्ट में जो सीमेन बन रहा है एसोसिएट ग्लैंड से उनके साथ में मिलकर सीधे फीमेल का जेनिटल ट्रैक्ट में जाके वहां पे अपनी मोटालिटी को एब्जॉर्ब कर लेगा और आगे सीधे फ्लैपिंग ट्यूब पे पहुंच जाएगा। आई होप स्टूडेंट आज की क्लास आपको समझ में आई होगी कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन सी सेल्स होती हैं, इनका क्या रोल होता है। तो स्टूडेंट आज की क्लास यहीं से ओवर होती। बाय बाय एंड टेक केयर। हैव अ ग्रेट इवनिंग।